हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में बात करेंगे मेडाइवल सोसाइटी की। डिस्कस करेंगे मध्ययुगीन समाज, हिंदी में जिसे कहते हैं मध्ययुगीन समाज। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 3 का चैप्टर 6 डिस्कस करने वाले हैं। यूनिट 3 हमारी है मध्यकालीन चीन, यानी जो पूरी यूनिट जो 3 है ये मध्यकालीन चीन पर आधारित है। लास्ट चैप्टर में हमने बात करी थी मध्यकालीन चीन के राजवंशों के बारे में, और इस चैप्टर में बात करेंगे हम मध्यकालीन चीन की कृषि व्यवस्था, व्यापार, तकनीकी और सांस्कृतिक विकास यानी धर्म के बारे में। ठीक है, तो डिस्कस करेंगे इस चैप्टर को विस्तार से। और हाँ, इसके बाद आपकी जो पूरी बुक है ये मेडाइवल सोसाइटी की, ये कंप्लीट हो जाती है। लास्ट चैप्टर है। सिलेबस जरूर मैच कर लें आप। फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, टोटल 3 यूनिट है। 2 यूनिट कवर कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने तीसरी यूनिट का चैप्टर 5 डिस्कस किया था, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 6। इसके बाद आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं परिचय को, या यूं कहें चैप्टर के इंट्रोडक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, जैसे जैसे मानव समाज में अंतःक्रिया करते हैं, प्रौद्योगिकी भी यात्रा करती है। यानी जैसे जैसे समाज में मानव अंतःक्रिया करता है, प्रत्येक समय प्रत्येक मिनट मानव समाज में कुछ ना कुछ कर रहा होता है। तो जैसे जैसे समाज में मानव आगे बढ़ता है ना, उसी दिशा में जो है तकनीकी का विकास भी होता है। तो जैसे जैसे चीनी समाज के अंदर मानव ने अंत्यक्रिया की, उसी प्रकार से चीन में प्रौद्योगिकी भी जो है वो आगे बढ़ती गई। कृषि के क्षेत्र में व्यापार, तकनीकी नवाचार, ये सभी चीज़ें जो थी, ये चीनी सभ्यता के लंबे अस्तित्व को सुनिश्चित करती थी। यानी जो भी इन्वेंशन हुए, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे वो व्यापार के क्षेत्र में हो, या तक किसी भी क्षेत्र में हो, वो सब चीनी सभ्यता को एक लंबे समय तक अस्तित्व में, यानी एक लंबे समय तक चीनी सभ्यता को जो है बनाए रखा है। किनके द्वारा? मानवों के द्वारा। प्राचीन दुनिया के अन्य हिस्सों की तरह चीन ने भी रक्षा, अपराध, बल द्वारा विजय और विविध सांस्कृतिक प्रतिमानों का अनुभव किया है। यानी जिस प्रकार विश्व के अंदर यूरोप में ईसाई धर्म की प्रवृत्ति थी, आपको पता ही है, बाइजेंटाइन साम्राज्य था। तो जिस प्रकार जो प्राचीन हिस्से के जो अन्य हिस्से थे दुनिया के, उन्होंने रक्षा, बल द्वारा विजय, क्षेत्रवाद करना, ठीक है, सांस्कृतिक प्रतिमानों, इन सब का अनुभव किया है। ऐसे ही चीन ने भी जो है इन सभी चीज़ों का अनुभव किया। सबसे पहले बात करते हैं हम इसके अंतर्गत कृषि की। तो देखिए, तांग राजवंश ने कृषि को प्रोत्साहित किया था, क्योंकि प्राचीन काल का जो समाज था वो पूरे विश्व की बात करें तो मुख्यतः कृषि पर आधारित था, और कृषि जो थी वो आय का प्रमुख स्रोत मानी जाती थी। तो तांग वंश ने कृषि को प्रोत्साहित किया, सिंचाई कार्य को बढ़ावा दिया। सिंचाई कार्य को बढ़ावा देने से अच्छी उपज मिलती थी, तो इसीलिए उन्होंने सिंचाई कार्य को बढ़ावा दिया। सार्वजनिक अन्न भंडार, ये अन्न है, अन्य नहीं है, अन्न भंडार, ठीक है, अन्न भंडार बनाए गए, जिससे संकट और अकाल के समय भोजन का वितरण सुनिश्चित किया जा सके। देखिए, प्राचीन काल में प्राथमिकता क्या रहती थी कि जो भी नागरिक साम्राज्य में रह रहे हैं, उनकी सुरक्षा और उनके भोजन की व्यवस्था राजवंश के द्वारा, दरबार के द्वारा की जाए। तो ये दो महत्वपूर्ण तथ्य थे उस समय नागरिकों के लिए, या यूं कह सकते हो ये दो महत्वपूर्ण कर्तव्य थे किसी भी राजवंश के, कि एक तो जनता को सुरक्षित किया जाए, दूसरा यदि कोई अकाल आ जाए, यदि कोई संकट आ जाए, युद्ध की स्थिति आ जाए, तो ऐसी सार्वजनिक व्यवस्थाएं बनाई जाए जिससे कि अन्न जो है, ठीक है, खाने पीने की चीज़ें जो है वो आम जनता तक पहुंचा सके। तो तांग राजवंश ने कृषि को प्रोत्साहित किया था और सार्वजनिक अन्न भंडार बनाए थे, ताकि संकट और अकाल के समय भोजन का वितरण जो है आराम से हो सके। राज्य में कृषि जो थी, राज्य में कृषि समर्थक नीति का पालन किया गया था। यानी ऐसी नीति का निर्माण किया गया था जो कृषि को लेकर के प्रमुखता से चले। कृषि की समर्थक नीति का पालन किया गया, क्योंकि किसान समाज में आय का सबसे बड़ा विश्वसनीय स्रोत प्रदान करते थे। मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि प्राचीन काल के अंदर इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं थी, तो बेसिकली जो अर्थव्यवस्था थी, ठीक है, या यूँ कह सकते हो कि ज़्यादातर जो मुख्य आय का साधन था वो क्या था, वो कृषि पर ही डिपेंड था। तो इसीलिए आय का एक सबसे बड़ा विश्वसनीय स्रोत किसानों को माना जाता था। यह उपज या श्रम में एकत्र किया गए कराधान के रूप में था। यानी ये जो उपज या श्रम थी, ये कराधान के रूप में था इस समय। सैन्य सेवाओं की सहायता से श्रम सेवाएं प्रदान की गई। ऐसा नहीं था कि सिर्फ किसानों ने ही मेहनत की, बल्कि सैन्य सेवाओं की सहायता से भी श्रम सेवाएं जो है प्रदान की गई समाज को। नहरों के विकास से न केवल अंतर्देशीय नौवहन बल्कि सिंचाई की सुविधा में भी
सिंचाई भी सुविधाजनक हुई। यानी जो नहरों का विकास किया गया था, नहरों का विकास किया गया था कि भाई खेतों के लिए, सिंचाई के लिए पानी जो है उपलब्ध हो सके। इसके साथ साथ क्या हुआ, नौवहन यानी कि नाव की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो आवाजाही थी उसमें भी आसानी हुई। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, बेहतर पैदावार होती है, और जब बेहतर पैदावार होती है तो राज्य क्या होता है, समृद्ध होता है। तो बेहतर पैदावार के लिए इस नहरों का विकास किया गया था। पीली नदी पर एक महान बांध का निर्माण किया गया था। इससे क्या था, इससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है और बाढ़ के खतरे से राहत मिलती है। तो इस प्रकार से जो तांग वंश देखने को मिलता है कृषि के लिए, तांग वंश ने कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए और नागरिकों की सुरक्षा के लिए इन्होंने अन्न भंडार जैसी सार्वजनिक संस्थाओं का निर्माण जो है किया था। व्यापार की बात करें तो देखिए, प्राचीन चीन की जो अर्थव्यवस्था थी वो मुख्य रूप से कृषि प्रधान प्रधान थी, यानी कृषि पर आधारित थी। मुख्यतः लोग जो थे ज़्यादातर वो कृषि किया करते थे, जिस पर अर्थव्यवस्था आधारित थी। बहुत कम लोग थे जो शहरों में बसे हुए थे। ज़्यादातर जो लोग थे वो कस्बों में और गाँव में बसे हुए थे, जो कि कृषि किया करते थे, जिसका अर्थ था कि अधिकांश लोग खेती करते थे। हुआंग हे और चांग जियांग ये दो नदियां थी, ठीक है। ये दो नदियां थी चीन में, जिसके आसपास की भूमि जो काफ़ी अच्छी मानी जाती थी खेती के लिए। तो इसकी आसपास की भूमि पर गेहूं, बाजरा, चावल, फल और सब्जियां उगाने का कार्य जो है किया जाता था किसानों के द्वारा। इसके साथ साथ पशुधन बढ़ाने के लिए भी ये उपजाऊ भूमि थी। कारीगरों और शिल्पकारों ने मिट्टी के बर्तनों को बनाया, चीनी मिट्टी के बर्तन बनाए, कांस्य जैसी धातुओं का इस्तेमाल भी किया, और बाद में ये कारीगर जो थे ये लोहे से बनाने वाली चीज़ों का भी इस्तेमाल, लोहे का प्रयोग भी ये कह सकते हो कि करने लगे थे। इन सभी धातुओं से, जैसे कांस्य की धातु होगी, लोहे से इन्होंने क्या बनाया, जहाज़ों का निर्माण किया, मूर्तियों का निर्माण किया, और बाद में चल करके इन्होंने लोहे के हथियारों का निर्माण भी किया जो युद्ध के समय पे काम आते थे सैनिकों के। उन्होंने कागज और रेशम जैसी आकर्षक वस्तुओं को भी बनाया। देखिए, कागज और रेशम जैसी आकर्षक वस्तुएं चीन के द्वारा निर्मित की गई थी। तो इन्होंने कागज और रेशम का जो है, यूँ कह सकते हो कि एक राज्य से दूसरे राज्य में इसका व्यापार किया था, यानी व्यापारियों द्वारा ये सभी चीज़ें जो है बेची जाती थी। चीन ने 210 ईसा पूर्व पहले सम्राट शी हुआंगडी के तहत बान लियांग सिक्के नामक मुद्रा का भी एक मानकीकृत रूप बनाया था। यानी सिक्के के तौर पे जो मुद्रा का चलन किया गया था वो 210 ईसा पूर्व के जो पहले सम्राट थे शी हुआंगडी, इनके तहत जो है सिक्के का इस्तेमाल जो है जारी हो गया था। हालांकि बाद में जाकर के सोंग राजवंश के अंतर्गत आपको जानने को मिलता है कि पेपर मनी का, यानी कागज की जो मनी थी, कागज का जो पैसा था, इसका आविष्कार जो है सोंग राजवंश के द्वारा जो किया गया था, जिसने 960 से लेकर 1279 तक शासन किया था सोंग राजवंश ने। इसके बारे में लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिटेल से बताया था। सिल्क रोड चीन से मध्य पूर्व और यूरोप तक व्यापार मार्गों का 40,000 मील का नेटवर्क था। यानी उस समय 40,000 मील का नेटवर्क था चीन के साथ साथ मध्य यूरोप, ठीक है, मध्य यूरोप तक जो है व्यापार करने के लिए, जिससे माल, संस्कृतियां, धर्मों और विचारों का आदान प्रदान आसानी से होता था। तो इससे पता चलता है कि व्यापार की दृष्टि से भी जो चीन था उस समय ठीक ठाक था, चीन तरक्की पर था। कला और वास्तुकला की बात करें तो देखिए, प्राचीन चीन में कला और लेखन, कला के यानी वास्तुकला, यानी कि जब कुछ निर्माण कराया जाता है ना, जैसे मान लो कुछ पत्थरों की सहायता से कुछ भवनों का निर्माण किया जाता है, उसे कहते हैं वास्तुकला। और कुछ लेखन कला होती है, यानी कि कुछ सांस्कृतिक धर्म ग्रंथ लिखे जाते हैं या उन्हें कहते हैं लेखन कला। तो लेखन और चित्रकला के अलावा प्राचीन चीन में शिल्पकारों ने पत्थर के मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन और हरे रंग की जेड से सुंदर कलाकृतियां बनाई थी, जिन्हें एक भाग्यशाली पत्थर माना जाता था। यानी ये जो हरे रंग की जेड से सुंदर कलाकृतियां पत्थर के ऊपर बनाई जाती थी, इसे भाग्यशाली पत्थर के रूप में माना जाता था। उन्होंने बर्तन, प्रतिमा होती है मूर्तियां, ठीक है, प्रतिमा, हथियार बनाने के लिए कांस्य और बाद में लोहे के साथ भी काम किया। प्राचीन चीनी मिट्टी के बने सुंदर लकड़ी के बने घरों में सिरोमिक टाइलों के साथ साथ बड़े पैमाने पर मंदिर और महल भी बनाए गए थे। यानी ये जो लकड़ी के घर बनाए जाते थे ना, ये लकड़ी के घर बनाने की जो प्रवृत्ति थी ये चीन से ही आई थी,
ठीक है। तो चीन के यहीं पर ये लकड़ी के घर इस प्रकार की जो शेप बनाई जाती थी, ये चीन के द्वारा ही निर्मित की गई थी, जिसमें सिरोमिक टाइलों का बहुत अच्छे से प्रयोग किया गया था। ये सिरोमिक टाइलें जो है प्राचीन मंदिरों में देखने को मिलती थी और महलों में देखने को मिलती थी। प्राचीन चीन की जो इंजीनियरिंग थी, उपलब्धियों में से एक महान था चीन की दीवार, ठीक है, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जो आज के समय में भी आप देख सकते हो। 5500 मील लंबी एक दीवार है ये, यानी प्राचीन इंजीनियरिंग की उपलब्धियों के बारे में ये आज भी बयां करती है कि जो प्राचीन इंजीनियरिंग थी चीन में वो कितनी समृद्ध थी और कितने अच्छे तरीके से द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण जो है किया गया था। तो ये 5500 लंबी एक दीवार है जिसको सुरक्षा के मुद्दे से जो है बनाया गया था, ठीक है, सुरक्षा के मुद्दे के सुरक्षा के लिए इस चीन की दीवार को बनाया गया था, जिसे चीन के इतिहास में चरणों में बनाया गया। इसके बाद तकनीकी विकास की बात करते हैं तो देखिए तकनीकी विकास में प्राचीन चीन को प्रमुख आविष्कारों का श्रेय दिया जाता है। यानी टेक्नोलॉजी के लिए प्राचीन से लेकर आज तक का चीन ना फेमस है अपनी टेक्नोलॉजी के लिए। आज के समय में भी चीन अपनी टेक्नोलॉजी के लिए फेमस है और प्राचीन समय पर भी इसको विभिन्न प्रकार के आविष्कारों का श्रेय दिया जाता था। जैसे कागज हो गए जिनका उपयोग हम आज भी करते हैं, जिनके द्वारा जो आविष्कार किए गए, जैसे कागज हो गया, ठीक है, रेशम, छतरियाँ, अबेकस, व्हील ब्रो, पतंग, चीनी मिट्टी के बर्तन, ये सभी आविष्कार कहाँ हुए थे? चीन में हुए थे, जिनका प्रयोग आज का नागरिक भी आसानी से करता है। रेशम का जो उपयोग था वो कपड़ों के साथ साथ चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए भी किया जाता था। प्राचीन चीन ने लॉजस्टोन से बना एक कंपास विकसित किया था। देखिए पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो कंपास विकसित किया गया था ना, जो दिशाओं का सूचक था, उसका निर्माण भी चीनियों द्वारा ही किया गया था। अब ये कंपास क्या होता था? ये दिशा दिशा सूचक था। ये कुछ इस तरह का कंपास होता है, आपने देखा होगा। आज के टाइम समय में फोन में भी होता है। साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, इन दिशाओं को ये बताता है। तो चुंबकीय खिंचाव का उपयोग हमेशा उत्तर की ओर इंगित करता था, यानी जो इसमें चुंबकीय खिंचाव हुआ करता था वो हमेशा उत्तर की ओर इंगित करता था। यूं कह सकते हो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो कंपास का विकास किया गया था वो चीन के द्वारा किया गया था। 7वीं शताब्दी में तांग राजवंश के दौरान कागजी धन विकसित किया गया था, ठीक है, कागजी धन यानी कि वही कागज की मुद्रा, उसको विकसित किया गया था। उन्होंने जड़ी बूटियों, एक्यूपंक्चर का उपयोग करके चिकित्सा देखभाल में भी काफ़ी प्रगति की थी। यानी चीनियों के द्वारा विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों से मेडिसिन को बनाया गया था। एक्यूपंक्चर से आप सभी वाकिफ ही होंगे। एक्यूपंक्चर का जो इस्तेमाल है वो सर्वप्रथम चीन के अंदर ही हुआ था, यानी चीन के द्वारा एक्यूपंक्चर का उपयोग पहले किया गया था, जिसका चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बड़ा रोल है आज के समय में। प्राचीन चीन ने सैन्य रणनीति, हथियार बनाने में भाले, खंजर, कांसे की तलवारें और बाद में लोहे और रथ और आतिशबाजी, तोपों में बारूद का पहला उपयोग भी चीन के द्वारा ही किया गया था। तो इससे पता चलता है कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो है चीन ने काफ़ी तरक्की काफ़ी समय पहले ही कर ली थी। यानी लोहे के भाले, खंजर, कांसे की तलवारें बनाना ये सब चीन ने पहले ही सीख लिया था। उसके बाद इन्होंने लोहे के द्वारा तलवारें बनाई, ठीक है, रथ बनाए, आतिशबाजियां बनाई और तोपों में बारूद का इस्तेमाल भी सबसे पहले चीन के द्वारा ही किया गया था, ठीक है। तो तोपों में बारूद का पहला जो उपयोग था वो भी चीन के द्वारा किया गया था। सांस्कृतिक अवधि की बात करें यानी कि धर्म की बात करें चीन में, तो देखिए चीन 3 धर्मों पर यानी 3 दर्शनों पर, 3 फिलोसफी पर टिका हुआ था मेनली, आप कह सकते हो। तो ठीक है, 3 दर्शनों पर टिका हुआ था, जिसे 3 स्तंभ के नाम से भी जाना जाता था। 3 प्रमुख धर्म कह सकते हो, 3 दर्शन कह सकते हो, फिलोसफर कह सकते हो, 3 फिलोसफर पर टिका हुआ था। पहले थे ताओवाद, ठीक है। ताओवाद क्या था, या इसे डाओवाद भी कहते हैं, ताओवाद या डाओवाद। इसकी स्थापना की थी लाओ जी ने, ठीक है। लाओ तुजू ये नाम था, चीनी भाषा में इनका नाम ये था, ठीक है। तो ये तो कौन थे? ये झोउ राजवंश के दौरान स्थापना जो है इसकी की गई थी। 500 ईसा पूर्व के दौरान, 500 ईसा पूर्व के दौरान झोउ राजवंश में इसकी स्थापना जो है ताओवाद की हुई थी। लाओ जी एक दार्शनिक थे, फिलोसफर थे। जिस प्रकार से कन्फ्यूशियस वाद था, उसी प्रकार से जैसे कन्फ्यूशियस जो व्यक्ति था वो भी एक दार्शनिक था, ठीक है, उसी प्रकार से ये लाओ जी जो था ना, ये भी एक दार्शनिक था। यानी इसकी भी एक विचारधाराएं थी, शिक्षाएं थी, जो लोगों को अच्छे मार्ग पर चलने के लिए बताती थी। तो एक तो इस पर आधारित था जो सांस्कृतिक धर्म था उस समय का, जिन्होंने ताओ ते चिंग नामक पुस्तक का निर्माण किया था। ताओ ते चिंग नामक जो पुस्तक थी, इसको इन्होंने अपनी, इसमें जो है अपनी मान्यताओं को इन्होंने लिखा था, यानी अपनी शिक्षाओं को इस पुस्तक के अंदर इन्होंने लिखा था और जनता तक जो है, चीनी जनता तक पहुंचाया था। ताओ शब्द का क्या अर्थ है भाई? मार्ग,
ताओ शब्द का अर्थ है मार्ग। ताओवाद ने सिखाया कि लोग प्रकृति के साथ सद्भावना में रहकर सुख और शांति प्राप्त करते हैं। यानी लोगों को प्रकृति के साथ मिलकर के सद्भावना के साथ रहना चाहिए, प्रकृति का नुकसान नहीं करना चाहिए, और प्रकृति में अगर यदि वो सद्भावना के साथ रहते हैं तो सुख और शांति का अनुभव जो है लोग प्राप्त कर सकते हैं। ताओवाद की प्रकृति के दो पक्ष थे, एक यिन था और एक यांग था। यानी इन्होंने जो अपनी पुस्तक के अंदर मान्यताएं, अपनी शिक्षाएं दी थी, उसके दो पक्ष थे, एक था यिन और एक था यांग। इनका क्या मतलब था कि ये शांति के लिए संतुलन में होना चाहिए, यानी शांति संतुलन के लिए इन पक्षों को बताया गया था। इसके बाद बौद्ध धर्म को चीनी धर्म के 3 प्रमुख धर्मों में से एक देखा जाता है। ठीक है, बौद्ध धर्म को धर्म के रूप में चीन में देखा जाता है एक पक्ष में। एक पक्ष तो मैंने आपको बता दिया, ताओवाद। ठीक है, दूसरा था बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म क्या था? यह भारत के सिद्धार्थ गौतम या बुद्ध धर्म द्वारा स्थापित किया गया था। ये भारत के व्यक्ति, भारत से निकला था ये बौद्ध धर्म। ठीक है, सिद्धार्थ नाम के व्यक्ति थे जो आगे चलकर गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। ठीक है, 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व तक ये रहते हैं। ये कौन थे? बुद्ध एक हिंदू राजकुमार थे जिन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने धन को त्याग दिया था। ये एक अच्छे घर में पैदा हुए थे और जब इन्होंने देखा कि संसार के अंदर कितना दुख है, संसार के अंदर कितनी अव्यवस्थाएं हैं, तो ये सब देखते हुए इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सब कुछ त्याग दिया था और आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए इन्होंने अपने धन का त्याग कर दिया था। बौद्ध धर्म जो है वो दुख, कर्म, जन्म, पुनर्जन्म को समझने पर केंद्रित है। यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा धर्म है। बौद्ध धर्म जो है दुनिया का सबसे बड़ा चौथा धर्म है, चौथा सबसे बड़ा दुनिया का धर्म है। और तीसरा था भाई चीन का, वो था कन्फ्यूसीवाद। ठीक है, कन्फ्यूसीवाद को हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, लेकिन धर्म की यहाँ बात कर रहे हैं, सांस्कृतिक अवधि की बात कर रहे हैं, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। कन्फ्यूसीवाद को कोंगफुक्सीवाद भी कहते हैं। ये जो इसके निर्माता थे ये थे कन्फ्यूशियस नाम के व्यक्ति थे। ठीक है, इनकी शिक्षाओं पर आधारित था ये कन्फ्यूसीवाद। इनका जन्म हुआ था कहाँ? 551 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। ये कन्फ्यूसीवाद क्या है? ये भी एक दर्शन है। ठीक है, दर्शन शास्त्र है एक। ठीक है, फिलोसफी है, ये भी एक विचारधारा है जिसके ऊपर चीन की जनता को चलना था, या चीन की जनता ने इसको आज तक भी फॉलो किया है। ठीक है, तो ये एक विचारधारा है, ये एक दर्शन शास्त्र है जिसका लक्ष्य क्या है? एक अधिक न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण समाज बनाना। जिस समय चीन के अंदर गृह युद्ध छिड़े हुए थे ना, विभिन्न जनजातियां या विभिन्न जो लोग थे आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, तो लोग उस समय मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे थे। तो लोगों को एक शांति, ठीक है, धर्म के मार्ग पर चलाने वाला जो व्यक्ति था वो था उस समय कन्फ्यूशियस। कन्फ्यूशियस उस समय कन्फ्यूसीवाद की जो उसने स्थापना की थी, इसका मतलब यही था जो लोगों को धर्म के मार्ग पर चलाना, लोगों को न्याय के मार्ग पर चलाना, लोगों को युद्ध से दूर रखना और एक शांतिपूर्ण समाज का निर्माण करना। ये कन्फ्यूशियस जो व्यक्ति था इसका काम था। ठीक है, कन्फ्यूशियस ने दूसरों के साथ सम्मान और निष्पक्षता से व्यवहार करने के महत्व के बारे में सिखाया। यानी चीनी लोगों को इन्होंने दूसरों के साथ सम्मान करने के, किस प्रकार से सम्मान की भावना से रहना चाहिए और निष्पक्षता के साथ व्यवहार करना जो है इन्होंने चीनी लोगों को सिखाया था। कन्फ्यूशियस शिक्षाओं में उनके कई उदाहरण जो है वो आज भी प्रसिद्ध हैं। यानी आज की जनता भी जो है वो कन्फ्यूशियसवाद को चीन में फॉलो करती है। कन्फ्यूशियस के मतानुसार भलाई जो था वो मनुष्य का एक स्वाभाविक गुण है और मनुष्य को ये स्वाभाविक गुण ईश्वर से प्राप्त हुआ है। इसीलिए मनुष्य को हमेशा भलाई के मार्ग पर चलना चाहिए, ईमानदारी से दूसरों की भलाई के मार्ग पर, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो कन्फ्यूशियस का ये मत था। प्राचीन काल में कन्फ्यूशियसवाद ने चीनी सरकार और संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया था। यानी प्राचीन काल की जितनी भी जो सरकारें थी, जितने भी जो राजवंश थे, वो सभी जो कन्फ्यूशियसवाद था उससे प्रभावित थे, क्योंकि धर्म के मार्ग पर चलना जो है इन्होंने चीनी जनता को सिखाया था। और आज भी जो है इससे चीनी जनता जो है प्रभावित होती है। आज भी जो चीनी लोग हैं इसकी दार्शनिक विचारधारा से सीखते हैं। तो यहाँ पर ही हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाता है। इसके बाद ये हमारी बुक पूरी टोटल ख़त्म हो जाती है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।